जीजा जी, इस बार आप हमें रंग नहीं लगाएंगे क्या? तुम्हारी दीदी मुझे मारेगी, समझ गई? अरे दीदी की बात छोड़िए ना जीजा जी, दीदी तो मना करेगी ही। अरे उसकी बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी ना, आखिरकार घरवाली जो है। और मैं तो आपकी आधी घर वाली हूँ ना। वो सब छोड़िए, इस बार हम होली एक साथ मनाएंगे, ठीक है? ये बोलकर सुनीता चली गई। वो होली से 1 महीने पहले दीदी के घर आई थी क्योंकि उसकी दीदी अनीता बीमार थी। अनीता और मनोज की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था और शादी के बाद से ही अनीता बीमार पड़ गई थी। उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था और साथ में बुखार। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। गांव के डॉक्टर कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। कभी कभी दर्द की वजह से अनीता बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। इसीलिए सुनीता आई थी घर के कामों में दीदी की मदद करने, और जाते वक्त अपने जीजा के साथ हंसी मजाक कर रही थी। सुनीता को बस तक छोड़कर मनोज घर वापस आ गया। अनीता ने उससे पूछा, सुनिए जी, क्या बोल रही थी वो पगली? वो कुछ नहीं, बोल रही थी कि इस साल होली एक साथ मनाएंगे। जीजा साली में बहुत बातें हो रही हैं, हाँ? हाँ, वो भी बेचारी क्या करेगी, घर में अकेली रहती है। हाँ, मैं भी वही सोचती हूँ। उसकी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई है बेचारी। सुनो ना, होली में उसे यहाँ आने के लिए कहेंगे। अनीता और सुनीता 2 जुड़वा बहनें थीं। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। ये प्यार देखकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। देखो देखो, हमारी दोनों बेटियों में कितना प्यार है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, कोई भी अकेली कहीं जाती भी नहीं है। लेकिन शादी के बाद तो अलग ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर अनीता और सुनीता ने कहा, नहीं, हम अलग अलग नहीं रहेंगे। हमारी शादी एक ही घर में करवाना, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। अनीता और सुनीता साल भर होली का इंतजार करती थीं। होली में दोनों बहनें एक दूसरे को गुलाल लगाती थीं और गांव में घूम घूम कर होली मनाती थीं। लेकिन एक दिन अचानक से अनीता के लिए मनोज का रिश्ता आया। मनोज अच्छा लड़का था, सरकारी नौकरी भी करता था, इसीलिए अनीता के माता पिता भी राजी हो गए। लेकिन दोनों बहनें बिल्कुल खुश नहीं थीं। नहीं माँ, मैं सुनीता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, मैं अनीता के बिना कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी बेटी, मनोज अच्छा लड़का है, ये रिश्ता हम ठुकरा नहीं सकते। हमारी भी उम्र हो रही है, पता नहीं कब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। जाने से पहले तुम दोनों की शादी करवा देंगे तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। अनीता ने मनोज से शादी कर ली। ससुराल जाते वक्त दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगी। रो धोकर अनीता ससुराल चली गई और अगले ही दिन बीमार पड़ गई। मनोज चिंता में पड़ गया और सुनीता से फोन पर कहने लगा, सुनीता, यहाँ आते ही तुम्हारी दीदी बीमार पड़ गई है, मुझे तो चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए जीजा जी, अनीता ठीक हो जाएगी। उसे बस थोड़े प्यार की जरूरत है। आप उसे प्यार तो कर रहे हो ना? इस वक्त भी तुमको मजाक सोच रहा है सुनीता? अरे जीजा साली में थोड़ा मजाक तो चलता ही है। धीरे धीरे सुनीता और मनोज के बीच में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन सुनीता को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। उसके माता पिता एक दिन कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। घर में जितने भी पैसे थे सब अस्पताल में ही खर्च हो गए, लेकिन सुनीता अपने माता पिता को बचा नहीं पाई। दोनों की मृत्यु हो गई और उसके बाद से सुनीता बहुत अकेली पड़ गई। अनीता ससुराल में थी और ऊपर से बीमार भी थी। वो सुनीता के पास नहीं आ सकती थी और सुनीता भी हर रोज दीदी के ससुराल तो नहीं जा सकती थी। अनीता की शादी के बाद पहली होली आई और दोनों बहनों ने जिंदगी में पहली बार अलग अलग घरों में होली मनाई। ऊपर से अनीता की सास भी अनीता पर गुस्सा होने लगी। कैसी बहू आई है घर में, जब से आई है तब से बीमार ही पड़ी हुई है, न कोई काम करती है और न ही मुझे एक पोता दे रही है। माँ, अनीता बीमार है, क्यों उसे डांट रही हो आप? इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। ठीक से जांच पड़ताल नहीं की तेरी शादी से पहले। की होती तो ऐसी बीमार बहू घर में न लाती। दिन ब दिन अपनी सास के साथ अनीता का रिश्ता खराब हो रहा था। बिमला उसे कुछ करने के लिए कहती थी और अनीता बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पाती थी। बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। कब उठ पाती हो तुम बिस्तर से? घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊंगी, देख लेना। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं अनीता से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। गलत लड़की से प्यार करता है तू। ये तो मुझे एक पोता या पोती भी नहीं दे सकती। वो बीमार है माँ, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम कर लेंगे बच्चा। वो तो शायद कभी नहीं होगा। डॉक्टर भी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नाटक कर रही है, नाटक।
अनीता अपनी सास से झगड़ती नहीं थी। मनोज अनीता से कहता था, अनीता, तुम भी माँ की बातों का बुरा मत मानना। नहीं जी, मैं समझती हूँ, उनकी भी कुछ आशाएं हैं, उनको भी पोता पोती के साथ खेलना है। सुनिए ना, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे भी माँ बनना है। मनोज अनीता को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद कहा, देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है, अभी माँ बनने का रिस्क नहीं ले सकती अनीता जी, जान जोखिम में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या कभी माँ नहीं बन सकूंगी डॉक्टर साहब? अभी तो कहना मुश्किल है, माँ बनने के लिए तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। अस्पताल से लौटकर अनीता और दुखी हो गई, इसलिए उसने सुनीता को बुला लिया। सुनीता के आने पर वो थोड़ी सी ठीक हुई और सुनीता वापस चली गई। अनीता के कहने पर मनोज ने सुनीता को कॉल किया। हाँ जीजा जी, बोलिए, अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? मुझे नहीं, तुम्हारी दीदी को आई है तुम्हारी याद। सुनो, इस साल हम होली एक साथ ही मनाएंगे। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। मुझे यहाँ अकेली होली मनाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है सुनीता, यहाँ आ जाओ, जीजा साली एक साथ होली मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। होली से एक दिन पहले सुनीता मनोज के घर चली गई। मैं आज बहुत खुश हूँ सुनीता, तू आई है। पिछले साल होली में तेरे बिना मजा ही नहीं आया था। मैं तो बहुत दुखी थी। और ठीक है, अब तो दुखी मत रहो, कल तो तुम्हें गुलाल लगाकर बंदरिया बना दूंगा। और आपको मैं बंदर बना दूंगी। हाँ। जीजा साली में हंसी मजाक चलता रहा। अनीता बड़ी खुश होकर देखती रही। अगले दिन सुबह सुबह सभी गुलाल लेकर तैयार हो गए। अनीता भी बिस्तर से उठकर होली मनाने के लिए तैयार हो गई। मनोज सुनीता को हरा गुलाल लगाने लगा। ये लो सुनीता, ये लो। ये लो, आप भी लो मेरा पीला गुलाल। याद रखना, मैं आपकी आधी घरवाली हूं। और तभी अनीता ने कहा, आधी क्यों, पूरी घरवाली बन जा सुनीता। ये सुनकर दोनों चौंक गए। क्या बोल रही है अनीता? हाँ अनीता, ये तुम क्या कह रही हो? सही बोल रही हूँ, सुनीता के आने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। सुनीता के बिना मैं नहीं रह सकती, और हम दोनों दिखने में भी तो एक जैसे हैं। सुनीता आपको हर वो सुख दे पाएगी जो मैं नहीं दे सकी। ये लो लाल गुलाल, और सुनीता की मांग भर दो। अनीता के हाथ से लाल गुलाल लेकर मनोज ने सुनीता की मांग भर दी। सुनीता अपने जीजा की आधी घरवाली से पूरी घरवाली बन गई। होली का दिन उन सब के लिए यादगार हो गया। सुनीता के आने पर कुछ ही महीनों में अनीता बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों बहनें एक साथ गर्भवती हो गई। 1 साल बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई। उनकी सास की मनोकामना भी पूरी हुई और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। चिंकी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ रवीना की खूब मदद करती थी। रवीना एक विधवा थी और सड़क के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और चिंकी का गुजारा चला रही थी। लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग उससे सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद भी उसे ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। माँ, होली आने वाली है, तो हम इस बार भी पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और ये 2-4 पिचकारी खरीद कर तो ले आई हूं, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहां एक से एक पिचकारियां और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना। और फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और अरे अरे बस कर बिटिया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के ही लाले पड़े हैं, तो मैं कहाँ से ये सब कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा ये मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। चलते हैं और जाकर लगाते हैं अपनी दुकान। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं ही चली जाती हूँ। ना बेटी, तुझे अकेले कैसे भेज दूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल दोनों चलते हैं। रवीना और चिंकी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, क्या हो गया तुमको? माँ! चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रवीना का माथा छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। ये देखकर चिंकी घबरा गई और फौरन पड़ोस वाली कांता काकी को बुला कर ले आई।
चिंकी, तेरी माँ को तेज बुखार है बेटा, इसे दवाई और आराम की जरूरत है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियां खरीद ली। इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा चल, कोई बात नहीं। तू ऐसा कर, इसके माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहना। लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कांता काकी वहां से चली जाती है। चिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतरा। चिंकी को समझ आ गया था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। अगले दिन सुबह सुबह ही चिंकी फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास से कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी अचानक, मम्मी, मुझे वो वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। बेटा रुको, अभी मैं वो सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी तुम्हें। खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं, और ये पिचकारी, ये तो बाबा को पसंद भी आ गई है। ये ले लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलते हुए चिंकी की आंखों से आंसू साफ झलक रहे थे। उस महिला का नाम सुलोचना था। उसे चिंकी पर दया आ गई और वो उससे बोली, अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम चिंकी है मैडम जी। ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए। सुलोचना चिंकी से वो पिचकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत देकर वहां से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं थे। डॉक्टर की फीस भरने के लिए अभी भी चिंकी को और पैसों की जरूरत थी। चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन सुलोचना के बाद कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अगले दिन होली थी। जहां हर कोई होली पर मौज मस्ती कर रहा था, तो वहीं मासूम चिंकी अब भी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियां लेकर बैठी थी, उन्हें बेचने के लिए। तभी वहां से कुछ मंचलों का झुंड गुजरा और वो लोग वहीं रुककर चिंकी को घूरने लगे। चिंकी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वो सुलोचना थी। वो चिंकी के पास गई और गुस्से से बोली, अरे चिंकी, आज होली है और तुम अब भी यहीं बैठी हो, चलो उठो यहां से और अपने घर जाओ। नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारियां अभी बिकी नहीं है, मुझे इन सबको बेचना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देख नहीं रही हो वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं? यहां रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है, तुम भी घर जाओ। जिसने जो खरीदना था वो खरीद लिया है, अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? इतना कहकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। चिंकी को रोता देखकर सुलोचना को बहुत बुरा लगा। उसने चिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, चुप हो जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मैडम जी, माँ बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। अरे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई तुम? मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसीलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगी, लेकिन अब मैं कैसे करूंगी ये? मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ये कहते हुए चिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ सुलोचना ये देखकर हैरान थी कि जहां होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे थे, तो वहीं चिंकी को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। सुलोचना ने चिंकी की मदद करने का फैसला कर लिया और उससे कहा, चिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूंगी, ठीक है? सच? आप सच कह रही हैं मैडम जी? आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा।
चलो अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर 700 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या, मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? सुलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोचना को लेकर अपने घर पहुंची, जहां रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। चिंकी, आ गई बेटा, आ गई बेटा। तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस अब हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं मैं? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ? जी, मेरा नाम सुलोचना है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है। ये देखो, अब हमारे पास पैसे हैं, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर सुलोचना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये कमजोर भी बहुत हैं, तो इन्हें हमें ग्लूकोज देना होगा और इलाज भी लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? चिंकी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुलोचना रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्च भी खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस घर आ जाती है। मैडम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई हैं हमारे लिए। ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी चिंकी का क्या होता। चिंकी बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, बस अब जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथाश्रम में साफ सफाई का काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और चिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या, मेरी चिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम जी? सच कह रही हैं आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन से रवीना सुलोचना के अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, जहां चिंकी अपने सुनहरे भविष्य को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे चिंकी, आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। नए सेशन से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया चिंकी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आजा, अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं कि चिंकी मैडम कब आएंगी। उनके लिए पिचकारियां और रंग तो लाई है ना? हाँ मैडम जी, मैं सबके लिए लाई हूँ। ये देखिए, चलिए सब मिलकर होली खेलते हैं। Please subscribe this channel.